अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5, जबकि पंजाब और सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट्स जान पाएंगे ओएसआई मॉडल के बारे में और उसकी मुख्तलिफ लेयर्स के बारे में, और डिफरेंट हर लेयर के ऊपर मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ओएसआई मॉडल और उसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे। ओएसआई मॉडल दरअसल हमारे पास एक डाटा कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड से हमारी मुराद वो स्पेसिफिकेशंस हैं या वो रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है कम्युनिकेशन के दौरान। यानी जब कभी भी हमारे पास कम्युनिकेशन होगी बिटवीन नेटवर्क्स, यानी एक से दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करें, बात करें, डाटा को सेंड या रिसीव करें, इसी तरह दो कंप्यूटर्स अगर आपस में कम्युनिकेट करें तो वो कुछ रूल्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करके ये काम करते हैं, और इन्हीं रूल्स को हम लोग नाम देते हैं डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का। किसी भी कम्युनिकेशन में हमारे पास ये रूल्स होना बहुत ही ज़रूरी हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बंदे बात कर रहे हैं तो एक वक्त में एक ही बंदा बोलेगा, क्योंकि अगर दोनों बोलना शुरू हो जाएंगे तो किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी। तो ये एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो करके हम लोग आपस में आराम से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर भी जब कभी भी हमारे पास एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करता है, जिस तरह के यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास दीगर डिवाइसेस हैं। एक ये हमारे पास स्मार्टफोन है, ये टैबलेट है, हमारे पास लैपटॉप है, राउटर है, और ये तमाम आपस में कनेक्टेड हैं। इसी के साथ ये इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास ये कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है और ये आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये करते हुए ये कुछ रूल्स और कुछ स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हैं। और इन्हीं तरह के एक रूल्स के ग्रुप को, एक रूल्स के मॉडल को हम लोग नाम देते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल से हमारे पास बनता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो 1970s में बनाया गया था कम्युनिकेशंस के रूल्स के लिहाज से। ये 1970s में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है ISO, जिससे हमारे पास बनता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस मॉडल को डेवलप किया था। ये OSI मॉडल हमारे पास दरअसल एक लॉजिकल मॉडल है जो कि हमें ये बताता है कि हाउ द नेटवर्क सिस्टम्स आर सपोज टू कम्युनिकेट। यानी जिस तरह के यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक नेटवर्क सिस्टम मौजूद है, यानी कि एक नेटवर्क मौजूद है जिसमें दीगर डिवाइसेस हैं, और इसी तरह यहाँ पर इस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हमारे पास कोई और नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर मौजूद हो सकता है, जिसको फॉर एग्जाम्पल हम लोग N2 कह देते हैं, और इस नेटवर्क को हम लोग N1 कह देते हैं। अब ये इन दोनों ने आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो ये किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, वो क्या रूल्स होंगे, वो क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी जिनको ये फॉलो करके इस कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। तो ये हमारे पास एक लॉजिकल मॉडल होता है जो हमें यही रूल्स और यही स्पेसिफिकेशंस बताता है। ओएसआई मॉडल के अंदर जो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इसको डिवाइड किया गया है 7 लेयर्स के अंदर, यानी कि 7 स्टेप्स के अंदर।
ये हमारे पास दीगर वो लेयर्स होती हैं जो हमारे पास एक OSI मॉडल के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में इन लेयर्स के नाम देख सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। यही लेयर्स हमारे पास, अगर ये दो कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं तो जो डाटा सेंड कर रहा है उसके अंदर भी मौजूद होंगी और जो रिसीव कर रहा है उसके अंदर भी मौजूद होंगी। और यही लेयर्स हमारे पास वो रूल्स बताती हैं, वो फंक्शंस बताती हैं जिनको फॉलो करके हम लोग डाटा कम्युनिकेशन करते हैं। इन लेयर्स को हम लोग अपने आगे वाली वीडियोस में जाकर डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि ये हर लेयर जो है क्या काम परफॉर्म करती है। अभी के लिए हमने बस ये समझना है कि हमारे पास इस OSI मॉडल के अंदर ये 7 लेयर्स होती हैं और हमारे पास जो डाटा होता है वो इस कंप्यूटर से जब इस कंप्यूटर तक जाएगा तो वो इन लेयर्स के अंदर फ्लो करके जाएगा। यानी पहले डाटा हमारे पास इस लेयर में आएगा, फिर इस लेयर में, फिर इस तरह नीचे से यहाँ पर फिजिकल लेयर से होके फिर यहाँ पर दोबारा इन लेयर्स के अंदर से होकर इस कंप्यूटर तक आएगा। तो हमारे पास एक फ्लो ऑफ डाटा होता है बिटवीन लेयर्स और यहाँ पर हर लेयर जो है कोई एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है जिसको हम अपनी आगे वाली वीडियो में देखेंगे। और जैसे ही डाटा ये तमाम स्पेशल फंक्शंस से गुजर कर दूसरे कंप्यूटर तक जाता है तो फिर हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर हमने डाटा को जो है सेंड कर दिया है। यहाँ पर एक बात हमने याद रखनी है और वो ये है कि इन लेयर्स के दरमियान में हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर होता है एग्जीक्यूशन का। यानी ये जो डाटा फ्लो हो रहा है ये यहाँ पर किसी लेयर को जंप नहीं कर सकता। यानी ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ पहली लेयर से डायरेक्ट जो है हमारे पास अगली लेयर पे आ जाए। ये यहाँ पर इस बात को याद रखा जाए कि ये लेयर नंबर 7 है और पहली लेयर दरअसल ये है। इस चीज को हम लोग आगे जाके डिटेल में समझेंगे। अभी आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, बस यहाँ पर इस बात को समझना है कि इन तमाम लेयर से बारी बारी होकर ही हमारे पास डाटा दूसरे कंप्यूटर तक जाएगा और एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। यानी पहले ये वाली लेयर, फिर उसके बाद उसकी अगली लेयर, फिर अगली लेयर और इस तरह करते करते डाटा हमारे पास यहाँ पर रिसीव हो जाता है। और ये देखने में हमारे पास काम काफी लेंथी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 लेयर्स यहाँ पर, फिर 7 लेयर्स यहाँ पर। लेकिन ये याद रखा जाए कि जिस तरह अभी हमने ऊपर पढ़ा था OSI हमारे पास दरअसल एक लॉजिकल मॉडल है। लॉजिकल मॉडल से ये मुराद है कि ये काम दरअसल हमारे पास बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन उस काम को समझने के लिए हमने जो है इन लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। इस चीज को हम लोग अपनी अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि इन लेयर्स को बनाने का हमारे पास क्या फायदा होता है। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि ये तमाम लेयर्स जो हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इन स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे जो कंप्यूटर होता है उसको चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चंद चीज़ों की मदद की ज़रूरत होती है, जिनमें से हमारे पास कुछ चीज़ें ये हैं। पहला तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारे पास कोई और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हमने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की हुई होती हैं उनकी हम लोग हेल्प लेते हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर इस चीज की अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल हमारा वेब ब्राउजर, यानी अगर मैंने कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो ये काम बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन का है कि मैं अपने वेब ब्राउजर पे जाके कोई वेबसाइट ओपन करूं। तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि है मेरा वेब ब्राउजर। इस चीज की अगर एग्जाम्पल देखें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये गूगल क्रोम का एक वेब ब्राउजर है और यहाँ पर मैं गूगल के अंदर मौजूद हूँ। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज को सर्च करना चाहता हूँ वेब के ऊपर, तो मैंने उसको टाइप किया और अब आप देखेंगे कि मेरे पास एक कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश हो गई है और इंटरनेट के थ्रू ये आप देखेंगे कि सारा जो डाटा है वो मैं अपने कंप्यूटर में रिसीव कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या किस चीज का मैंने इस्तेमाल किया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से काम कर रहे होते हैं। इस चीज को आप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियोस में डिटेल में समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे ये डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है नेटवर्क कार्ड की, जो कि हमारे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पीस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। इसी तरह इसके अलावा कुछ और नेटवर्किंग हार्डवेयर जिस तरह के राउटर्स हो गए या हमारे पास स्विचेस हो गए, इनकी भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है।
और फिर इसी तरह डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमें केबल यानी वायर की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल ईथरनेट की ज़रूरत पड़ सकती है या फाइबर ऑप्टिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और यही काम हम लोग वायरलेस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास OSI मॉडल क्या होता है। हमने देखा कि ये दरअसल हमारे पास एक लॉजिकल मॉडल होता है जो हमें स्टेप्स बताता है, वो रूल्स बताता है जिनकी मदद से हम लोग डाटा कम्युनिकेट करते हैं। हमने देखा कि इन रूल्स को हमने 7 स्टेप्स यानी 7 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर दरअसल हमारे पास OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है। यहाँ पर OSI मॉडल से मुराद हमारी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जो कि एक ऐसा मॉडल होता है जो जब भी हम लोग किसी एक डिवाइस A से डिवाइस B के दरमियान में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, या इसी तरह दो नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए जो मॉडल हमारे पास फॉलो होता है उसको हम लोग OSI मॉडल कहते हैं। जिस तरह के आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा, इस मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स मौजूद होती हैं, और इन्हीं 7 लेयर्स में से जो पहली लेयर होती है उसको नाम दिया जाता है फिजिकल लेयर का। इस बात का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक कंप्यूटर A है और इसने डाटा को ट्रांसमिट करना है B की तरफ, तो क्या होगा कि हमारे पास जो भी A का डाटा होगा वो इन्हीं तमाम 7 लेयर से गुजरेगा, और A के ऊपर आखिरी नंबर पर जिस लेयर से वो गुजरेगा वो होगी हमारी फिजिकल लेयर यानी लेयर नंबर 1, क्योंकि लेयर नंबर 1 दरअसल बॉटम पे मौजूद होती है। तो आखिरी नंबर पर जो ट्रांसमिट कर रहा है डाटा कहां से गुजरेगा? फिजिकल लेयर से, और फिर यहां से होके कहां आ जाएगा? कंप्यूटर B की फिजिकल लेयर पर। और यहां पर जो भी रिसीव कर रहा होगा वो सबसे पहले, क्योंकि बॉटम लेयर फिजिकल लेयर है, तो सबसे पहले उसकी 7 लेयर्स में से फिजिकल लेयर पर आएगा, और फिर इन बाकी लेयर से गुजर के डाटा हमारे पास कहां पहुंच जाएगा? B की तरफ। तो जब भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है आखिरी नंबर पर पहली लेयर से गुजरता है, और रिसीव होते वक्त पहले नंबर पर पहली लेयर यानी कि फिजिकल लेयर से गुजरता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि फिजिकल लेयर हमारे पास इस मॉडल के अंदर क्या काम करती है। फिजिकल लेयर दरअसल हमारे पास फिजिकल कनेक्शंस में डील करती है, यानी अगर हमने दो कंप्यूटर्स या दो नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी है तो उनके दरमियान में कोई फिजिकल कनेक्शन मौजूद होना चाहिए। ये फिजिकल कनेक्शन, जिस तरह के आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भी कर सकते हैं, ईथरनेट केबल या और दीगर केबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये फिजिकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर आप लोग एक नेटवर्क देख रहे हैं, इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास दीगर डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड हैं, और ये आप यहाँ पर ये वायर्स देख सकते हैं, मुख्तलिफ केबल्स देख सकते हैं जिनकी मदद से इन डिवाइसेस को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो जब कभी भी फॉर एग्जांपल मैंने इस लैपटॉप से डाटा को ट्रांसफर करना होगा इस मोबाइल फोन तक फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास डाटा क्या होगा? इस कंप्यूटर से इस फिजिकल कनेक्शन पर आएगा, इस फिजिकल कनेक्शन की मदद से फिर इस डाटा को कैरी किया जाएगा, लेकर जाया जाएगा इस लैपटॉप से इस मोबाइल फोन B तक। तो जब कभी भी हम लोग डाटा ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए पहला काम हमारे पास क्या होगा कि उस डाटा को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना होगा सिग्नल को, यानी सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास दो डिवाइसेस थी A और B, और इनके दरमियान में जो फिजिकल कनेक्शन मौजूद था वो एक ऑप्टिकल फाइबर था, तो अगर हमने A से B तक डाटा को ट्रांसमिट करना होगा तो उस डाटा को सबसे पहले ऐसी शक्ल में कन्वर्ट किया जाएगा जो ये ऑप्टिकल फाइबर समझ सके। तो ऑप्टिकल फाइबर में चूंकि लाइट सिग्नल ट्रेवल होता है तो हमारे पास कन्वर्ट कर दिया जाएगा डाटा को लाइट की फॉर्म में, और फिर उस लाइट को हमारे पास इस ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जाया जाएगा। इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान में हमने ऑप्टिकल फाइबर नहीं बल्कि ईथरनेट का इस्तेमाल किया हो, तो इस केस में हमारे पास डाटा को किस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में,
क्यों? क्योंकि ईथरनेट एक ऐसी वायर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो हम लोग डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं मुख्तलिफ सिग्नल्स की शक्ल में, और कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा फिजिकल कनेक्शन कौन सा है। और ये सारा काम जो है हमारे पास फिजिकल लेयर ही पर हो रहा होता है, यानी ये जो डाटा को हमने कन्वर्ट किया है। और फिर जब डाटा कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे जो फिजिकल कनेक्शंस होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम सिग्नल को एक जगह से कैरी कर कर यानी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और डाटा हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्युनिकेट हो जाता है। तो फिजिकल लेयर दरअसल हमारे पास केबल्स और सिग्नलिंग के जितने भी काम होते हैं उनके अंदर डील करती है, जिस तरह के अभी हमने ऊपर देखा था। इसी के साथ अगर हम लोग केबल्स की बात करें तो हम लोग केबल्स को अपने नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से बिछा सकते हैं, और इसी की मदद से फिर हम लोग अपने नेटवर्क की डिफरेंट टोपोलॉजीज बनाते हैं, जिस तरह के स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी। इन टोपोलॉजीज को आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर दरअसल हमारे पास OSI मॉडल की लेयर नंबर 2 होती है। यहाँ पर OSI मॉडल दरअसल हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जिसमें जिस तरह के आपको याद होगा टोटल हमारे पास 7 लेयर्स मौजूद होती हैं, और इन 7 लेयर्स में से जो हमारे पास दूसरी नंबर की लेयर है उसको नाम दिया जाता है डाटा लिंक लेयर। इस डाटा लिंक लेयर के अंदर जो भी डाटा हमारे पास मौजूद होता है उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रेम्स का। इस बात का ये मतलब है कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क मौजूद है और उसके अंदर मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी, और मैं चाहता हूं कि इस कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक को डाटा ट्रांसफर करूं, तो ट्रांसफर करते हुए जो सेकंड लास्ट लेयर होगी उस पे से जब भी डाटा गुजरेगा तो यहाँ पर मौजूद डाटा को हम लोग नाम देंगे फ्रेम्स का। इसी तरह रिसीव करते हुए दूसरे नंबर पर जिस लेयर से ये डाटा गुजरेगा वो डाटा लिंक लेयर होगी, और वहां पर भी हमारे पास डाटा को नाम दिया जाएगा फ्रेम्स का। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि दरअसल हमारे पास ये डाटा लिंक लेयर इस OSI मॉडल के अंदर काम क्या करती है। डाटा लिंक लेयर दरअसल हमारे पास इस्तेमाल होती है फिजिकल एड्रेसिंग के लिए, यानी ऐसे एड्रेस जो हमारे पास हर डिवाइस का यूनिक होता है, और इस एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस भी कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई लैपटॉप मौजूद है तो इस लैपटॉप का मेरे पास एक यूनिक एड्रेस होगा। इसी तरह अगर मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन मौजूद है, तो इस मोबाइल फ़ोन का भी मेरे पास एक यूनिक एड्रेस होगा, और उस एड्रेस को हम लोग नाम देते हैं मैक एड्रेस, यानी कि उसका फिजिकल एड्रेस। यहाँ पर मैक एड्रेस से हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बनता है, और ये हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो डाटा लिंक लेयर जब हम लोग बोलते हैं कि ये फिजिकल एड्रेसिंग का काम करती है, तो इस बात का ये मतलब होता है कि डाटा लिंक लेयर दरअसल नेटवर्क में मौजूद तमाम डिवाइसेस को फिजिकल एड्रेस की मदद से पहचानती है। हमारे पास डाटा लिंक लेयर ये फिजिकल एड्रेसिंग का काम स्विच की मदद से करती है, और चूंकि स्विच हमारे पास डाटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 का काम कर रही होती है, तो इसीलिए इस डिवाइस को लेयर 2 डिवाइस भी कहा जाता है। यानी दरअसल स्विच की मदद से हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर मौजूद तमाम डिवाइसेस को उनके फिजिकल एड्रेस की मदद से पहचानते हैं, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास डाटा लिंक लेयर दरअसल नेटवर्क के अंदर इन डिवाइसेस को, यानी जो भी डिवाइसेस मौजूद होंगी उनको उनके मैक एड्रेस की मदद से पहचानता तो है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस को, जो हमारे पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा डिलीवर होता है, ये फिजिकल एड्रेसिंग के बगैर मुमकिन ही, और इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है नोड टू नोड डाटा डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक नेटवर्क मौजूद है, इस नेटवर्क को हम लोग नाम दे देते हैं N1। इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास दीगर डिवाइसेस मौजूद हैं, ये लैपटॉप मौजूद है, ये मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये स्पीकर, और इन तमाम डिवाइसेस का हमारे पास एक यूनिक मैक एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इस डिवाइस का यानी लैपटॉप का मैक एड्रेस हम लोग सपोज कर लेते हैं M1 था, इस मोबाइल का मैक एड्रेस फॉर एग्जाम्पल M2, और इस टैबलेट का मैक एड्रेस M3। अब अगर हमने यहाँ से इस नेटवर्क के अंदर इस लैपटॉप से किसी भी और डिवाइस तक कुछ डाटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमें ये बताना ज़रूरी है कि हमने कौन से मैक एड्रेस वाली डिवाइस पर डाटा भेजना है।
वरना हम लोग इस चीज़ की पहचान नहीं कर सकेंगे कि अगर मैंने यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र किया तो ये मेरे पास राउटर लगा हुआ है एक, तो ये राउटर अगर को इस राउटर को अगर तो ये ना बताया जाए कि इस M1 ने M3 की तरफ डाटा भेजना है, तो ये राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि अब ये डाटा इस टैबलेट की तरफ भेजे, इस मोबाइल की तरफ भेजे या इस स्पीकर की तरफ भेजे। तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए मैक एड्रेस इसीलिए ज़रूरी है कि पहचाना जा सके कि डाटा किसकी तरफ से भेजा जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है।